प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एग्जाम कोच पर स्वागत है। विद्यार्थियों, इस चैप्टर में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बंगाल के नवाब और अंग्रेज। आइए हम लोग इसमें अध्ययन करें कि किस तरह से बंगाल के नवाब की कमजोरियों का लाभ अंग्रेजों ने उठाया और 1757 और 1764 जैसी घटनाओं के बाद उन्होंने भारत में एक के रूप में स्थापित करने में अपने आप को सफलता पाई। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है बंगाल के नवाब और अंग्रेज। हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं बंगाल के नवाब और अंग्रेज। बंगाल के नवाब और अंग्रेज। विद्यार्थियों, औरंगजेब के हाथों बंगाल में अंतिम नियुक्ति मुर्शीद कुली खां को दीवान के रूप में नियुक्त के रूप में की गई थी। अंतिम नियुक्ति औरंगजेब ने यही किया था। मुर्शीद कुली खां को उन्होंने बंगाल का दीवान नियुक्त किया और कुछ समय बाद मुर्शीद कुली खां बंगाल के नवाब नियुक्त हुए उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों के समय। मुर्शीद कुली खां एक योग्य शासक थे। उनके नेतृत्व में बंगाल भारत के धनी प्रांतों में गिना जाने लगा। अर्थात उन्होंने व्यापार, वाणिज्य, कृषि, यातायात, परिवहन इत्यादि पर बेहतर ढंग से ध्यान दिया। जाहिर है, जहां व्यापार वाणिज्य फलने फूलने लगता है वहां संपन्नता आ जाती है, और जब संपन्नता आ जाती है तो फिर चोरी, डकैती, लूट, ये सारी जैसी जो घटनाएं होती है ना, ये सारी घटनाएं समाप्त हो जाती हैं। जी हाँ, ये सब घटनाएं बहुत कुछ होती हैं। कुछ तो भाई मनबड़ लोगों के द्वारा होती है, ये बात अलग है, लेकिन कुछ ये जो चोरी डकैती जैसी चीजें हैं ना, वो गरीबी का कारण भी होती है। पता चले गरीब अब कुछ नहीं पाया तो बंदूक लेके घूम रहे हैं, रात में डकैती डाल रहे हैं। अभी इतना संपन्न हो जाएंगे तो काहे को डकैती डालने जाएंगे। हम लोग के बचपन में लोग पशुओं की चोरी करते थे गाँवों में। आज के डेट में पशु इधर उधर खुला घूम रहे, कोई उनकी चोरी करने वाला नहीं। कारण है, बहुत कुछ समृद्धि आई है देश में। कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो निश्चय ही समृद्ध हुए हैं लोग। तो इस तरह से व्यापार वाणिज्य जब फला फूला बंगाल में मुर्शीद कुली खां के समय में, तो ऐसे समय में वहां समृद्धि आई। भारत गुजरात की तरह धनी प्रांतों में अब बंगाल को भी गिनने लगा। मुर्शीद कुली खां के बाद वहां की सत्ता उनके पुत्र सुजाउद्दीन के हाथ में आई, और सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां। सरफराज खां के समय एक घटना घटित हुई। उनके पटना के नायब नवाब अलीवर्दी खां ने सरफराज खां पर आक्रमण कर दिया और गेरिया के युद्ध में उन्हें परास्त कर युद्ध मैदान में उनकी हत्या कर दी और बंगाल की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार वो बंगाल का नवाब बन गया। ठीक, तो इस तरह से आप देखें कि बंगाल के नवाबों में शुरुआती जो नवाब होते हैं वे हैं मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां। इनके बाद आते हैं सुजाउद्दीन, फिर इनके बाद आते हैं सरफराज खां, और यहीं से सत्ता चेंज हो जाती है सरफराज से। ये शुरुआती नवाब है। इनके बाद से सत्ता चेंज होती है और हम लोग लिख सकते हैं कि सरफराज खां को उनके एक सरदार ने युद्ध में परास्त कर उनकी हत्या कर दी। युद्ध में हराकर उनकी हत्या कर दी और बंगाल का नवाब बन गए तथा बंगाल के नवाब बन गए। ये सत्ता यहां से चेंज होता है। ठीक, और उनका नाम था
नाम था अलीवर्दी खां। ये देखिए अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां एक योग्य नवाब तो थे, लेकिन ये विदेशी कंपनियों या कहीं यूरोपीय कंपनियों से बहुत डरते थे। यूरोपीय कंपनियों के बारे में ये कहा करते थे कि यूरोपीय कंपनियां मधुमक्खियों के समान है। एक आध बार क्वेश्चन आए परीक्षाओं में, किसने यूरोपीय कंपनियों की मधुमक्खियों से तुलना की थी? यही अलीवर्दी खां है। अलीवर्दी खां कहा करते थे कि यूरोपीय कंपनियां मधुमक्खियों के समान है, अगर इन्हें छेड़ा न जाए तो ये शहद देंगी, और अगर इन्हें छेड़ा गया तो ये काट काट कर मार डालेंगे। ये बात दर्शाती है कि अलीवर्दी खां कहीं न कहीं यूरोपीय कंपनियों से डरते थे। तो किस बात के नवाब हैं आप? अगर यूरोपीय कंपनियां व्यापारी आपको आकर के मार डाले काट काट करके, तो फिर किस बात के नवाब हैं आप? ये भारतीय नवाबों, भारतीय बादशाहों, राजाओं की कमजोरी को प्रदर्शित करता है कि इस समय राजतंत्र कितना कमजोर हो चुका था कि वे व्यापारियों से डरते थे, संगठित लुटेरों से डरते थे। स्थितियां इस कदर बिगड़ चुकी थी। तो देखिए यहां पर अलीवर्दी खां सत्ता में आए, ये कहा करते थे कि यूरोपीय कंपनियां मधुमक्खियों के समान हैं, यूरोपीय व्यापारी मधुमक्खियों के समान है। ओ सॉरी, मधुमक्खियों से इनकी तुलना की गई है, मधुमक्खियों के समान है। अगर इन्हें छेड़ा न जाए तो ये शहद देंगी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो ये शहद देंगी, किंतु यदि इन्हें छेड़ा गया तो ये काट काट कर मार डालेंगी। ऐसा कहा करते थे यहां के नवाब, इतने कमजोर हो चुके थे, मार डालेंगे। ये कोटेशन है अलीवर्दी खां का, जो इनकी कमजोरी को दर्शाता था कि अलीवर्दी खां कहा करते थे कि यूरोपीय व्यापारी मधुमक्खियों के समान है, अगर छेड़ा ना जाए तो साथ देंगे और छेड़े गए अगर तो काट काट कर मार डालेंगे। ऐसा कहा करते थे। देखिए अलीवर्दी खां निसंतान थे। अब यूं कहें तो निसंतान नहीं, बल्कि इनकी 3 बेटियां ही थी। संतान थी, बेटियां थी। अब जाहिर है उस युग की बात है, बेटियों को लोग विवाह करके विदा करके उनके घर भेज देते थे, तो घर पे वारिस बेटे ही बचते थे। ऐसी स्थिति में उनके पास कोई वारिस तो थे नहीं। अलीवर्दी खां के पास 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी जो थी उनका नाम था घसीटी बेगम, और घसीटी बेगम बांग्लादेश की राजधानी आजकल जो ढाका है, हाँ ढाका की नवाब की बेगम थी वो। मछली बेटी जो थी ये पुड़िया के नवाब की बेगम थी, उनके बेटे का नाम शौकत जंग था। और सबसे छोटी बेटी पटना के नायब नवाब की बेगम थी, और उस छोटी बेटी के बेटे का नाम सिराजुद्दौला था। अलीवर्दी खां ने अपने वारिस के रूप में अपनी सबसे छोटी बेटी के बेटे सिराजुद्दौला को अपना वारिस चुना, और समस्या यहीं से शुरू हुई कि इस अलीवर्दी खां के पास केवल 3 बेटियां, 3 बेटियों में से सबसे छोटी बेटी के बेटे सिराजुद्दौला को नवाब के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, और यहां से विवाद शुरू हो गया। सिराजुद्दौला के नवाब बनने की स्थिति में उनके रिश्तेदार ही उनके बगावती हो गए। अब उनकी मौसी घसीटी बेगम उनकी बड़ी बगावतियों में से एक थी। उनकी मझली बेटी यानी कहे कि नवाब की मौसी के बेटे शौकत जंग भी उनके विरोधी थे, और इनके विरोधियों में एक और भी थे, वे बंगाल के सेनापति थे और नवाब के बहनोई थे, उनका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर भी नवाब के विरोधियों में से एक थे। वे सोचते थे कि आखिर मैं जब
इस अलीवर्दी खां का दामाद ही हूं तो मैं आखिर नवाब क्यों नहीं बन सकता। इस नाते वे भी विरोधी थे सिराजुद्दौला के। इसी तरह से नवाब के सबसे बड़े विरोधियों में अगर देखा जाए तो वे थे अंग्रेज, जो कि नवाब का कुछ बिगाड़ सकते थे, उनको कुछ नुकसान पहुंचा सकते थे अंग्रेज। तो इस तरह से देखें हम लोग, अलीवर्दी खां के बाद जो बंगाल के अगले सत्ताधीन होते हैं, जो सत्ता में आते हैं, उनका नाम क्या था? सिराजुद्दौला। आइए इनके बारे में हम लोग जाने। ठीक, अगले जो नवाब होते हैं उनका नाम है सिराजुद्दौला, ये रहे। और अलीवर्दी खां ने इन्हें अपना वारिस चुना। इनका शासनकाल 1756 से 1757, बहुत छोटा शासनकाल रहा सिराजुद्दौला। नवाब के विरोधियों में अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि सबसे अलीवर्दी खां की सबसे छोटी बेटी के बेटे थे, और इनको सत्ता दी गई तो इनके सारे रिश्तेदार इनके विरोधी हो गए। तो विरोधियों में देख लीजिए, नवाब के विरोधियों में कौन कौन थे? नवाब के विरोधियों में शामिल थे नवाब के मौसेरे भाई, नवाब के मौसेरे भाई शौकत जंग। शौकत जंग ये पूर्णिया के नवाब थे। इस समय पूर्णिया आजकल बिहार में पड़ता है। शौकत जंग, एक तो विरोधी ये थे, एक इनकी सबसे बड़ी मौसी घसीटी बेगम, लगता है कभी घसीट घसीट के मार दिया, इसलिए इनका नाम पड़ गया होगा घसीटी बेगम। ठीक, तथा बंगाल सेना के सेनापति बंगाल सेना के सेनापति सबसे घातक व्यक्ति हुए, नाम था मीर जाफर। बंगाल सेना के सेनापति मीर जाफर भी इनके विरोधियों में से एक थे। और इतना ही नहीं, बल्कि बंगाल के प्रसिद्ध बैंकर, अर्थात बैंक का ये व्यापारी काम करते थे, प्रसिद्ध बैंकर, इनका नाम था जगत सेठ। ठीक, प्रसिद्ध व्यापारी, इनका नाम था अमीन चंद। इनको कहीं कहीं फतेह चंद भी लिखा गया है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्वज थे। वही भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा जो इन्होंने लिखा है, भारत के बड़े सुप्रसिद्ध कवि, बनारस के सरताज। अमीन चंद जो थे यानी फतेह चंद, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्वज थे, परबावा थे। ये सारे लोग नवाब के विरोधियों में थे, लेकिन सबसे बड़े विरोधी अगर नवाब के माने जाए तो अंग्रेज। यहां कह सकते हैं नवाब के सबसे बड़े विरोधी, सबसे बड़े विरोधी थे अंग्रेज। सबसे बड़ी समस्या यहां से थी, सबसे बड़े विरोधी नवाब के थे अंग्रेज। क्यों अंग्रेज नवाब के सबसे बड़े विरोधी थे? कारण था, नवाब की ताजपोशी होने के समय अंग्रेज उनके दरबार में उपस्थित नहीं हुए। नंबर एक, पहला विरोध का कारण था। नंबर दो, अंग्रेज नवाब के पद का कभी समर्थन भी नहीं किए, दो कारण। तीसरा कारण था कि बंगाल में अंग्रेज दस्तक का लगातार दुरुपयोग करते थे। विद्यार्थियों, हमने आपको दस्तक के बारे में बताया होगा, 1717 की दस्तक, जो उत्तरवर्ती मुगल काल पढ़ाते समय हमने फारूक सियर जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था 1717 की दस्तक जो थी वो फारूक सियर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एक टीम को दी गई थी, जिस प्रतिनिधि टीम के मुखिया होते थे जॉन सुरमन, इसी में थे स्टीवेंसन, इसी में थे हैमिल्टन और ख्वाजा सेहुर्द, 4 लोग थे। हैमिल्टन ने फारूक सियर की कुछ खास बीमारियां थी जिसे ठीक कर दिया,
अपनी कुशल सर्जरी के द्वारा। इस कारण से प्रसन्न होकर के इस फारूक सियर ने 1717 की इस टीम को दस्तक दी थी। दस्तक को ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में मैग्ना कार्टा कहा गया। ये वही वाली दस्तक थी जो फारूक सियर ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी। ये क्या था? 3000 रुपए वार्षिक कर जमा करने के बदले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से बंगाल में निर्बाध व्यापार का अधिकार रखते हैं। तो देखिए, इनको बिना किसी टैक्स, बिना किसी बाधा के वहां व्यापार का अधिकार था। इस कारण से ये लोग इस दस्तक का दुरुपयोग करते थे। कैसे? होता यह था कि इनको तो किसी प्रकार का टैक्स देना नहीं पड़ता था। अब जब टैक्स नहीं देना है तो ये एक ऊपरी कमाई भी करते थे। भारतीय व्यापारियों के ऊपर टैक्स लगता था, अन्य यूरोपीय लोगों के ऊपर टैक्स लगता था, लेकिन अंग्रेजों के ऊपर टैक्स लगता नहीं था। तो ये लोग भारतीय व्यापारियों, अन्य यूरोपीय कंपनियों से मिल करके उन्हें अपना दस्तक बेचते थे कि भाई मान लीजिए 1000 रुपए आप पर टैक्स लगा, मुझे 500 रुपए दीजिए। तो 500 रुपए देंगे तो व्यापारी सोचता था कम से कम 500 का फायदा हो रहा है, तो 500 का फायदा व्यापारी को और 500 रुपए मिल जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, और नवाब, बंगाल के नवाब कंगाल हो रहे थे। तो स्थिति कुछ इस कदर थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का दुरुपयोग करती थी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अपनी ताजपोशी के बाद इसे बार बार रोकने की कोशिश करते थे और अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों को बार बार संदेश भेजते थे दस्तक का दुरुपयोग रोक दिया जाए, लेकिन वे लोग इस पर ध्यान नहीं देते थे। कहा जाता है इसी कारण नवाब के सबसे बड़े विरोधी थे अंग्रेज। ठीक, विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, अन्य सभी विरोधियों पर तो नवाब ने किसी न किसी तरह से लगाम लगा ली, उन्हें डरा धमका दिया। पूर्णिया के नवाब शौकत जंग जो उनके मौसेरे भाई थे, उन पर तो आक्रमण ही कर दिया और जंग मैदान में उन्हें परास्त कर उनकी कत्ल कर दी, उनकी हत्या कर दिया। उनके मारे जाने के बाद सेनापति मीर जाफर अरदम में आ गए, मौसी घसीटी बेगम भी शांत हो गई। इनके जितने विरोधी फतेह चंद, अमीन चंद या जगत सेठ, सभी लोग शांत हो गए, दब गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मन में बगावती तेवर अभी भी नहीं थे। अभी लोग अवसर की तलाश में थे और ऐसी स्थिति में उन्हें कुछ समय बाद अवसर मिल गया और अवसर दिया अंग्रेजों ने। कैसे? देखिए, घटना यह घटी कि क्योंकि अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग करते थे, नवाब बार बार उन्हें रोकने की कोशिश करते थे और अपने नवाब बनने के बाद सिराजुद्दौला ने जब देखा कि उनकी बात पर उनके ही राज्य में व्यापार करने वाली एक कंपनी ध्यान नहीं दे रही है, तो इनको बड़ा नागवार लगा और इस कारण से सिराजुद्दौला ने 1756 में ही लास्ट में उन्होंने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय फोर्ट विलियम कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। अटैक, कलकत्ते पर आक्रमण करके उन्होंने फोर्ट विलियम को कब्जे में ले लिया। तमाम जो अंग्रेज पदाधिकारी थे वे गुप्त रास्ते से निकलकर भाग गए और इसी समय जेड हालवेल के नेतृत्व में कुछ अंग्रेज स्त्री पुरुष बच्चे, लगभग 146 लोग बताए जाते हैं। नवाब ने जब फोर्ट विलियम पे अधिकार कर लिया तो जेड हालवेल के नेतृत्व में लगभग 146 लोगों ने सरेंडर कर दिया। 146 लोगों को नवाब एक कमरे में बंद करके फोर्ट विलियम पर अधिकार करके कलकत्ता को अपने कब्जे में ले लिए। उसका नाम अलीनगर रख दिया और अलीनगर रख करके वहां से वे चले गए। इस प्रकार कलकत्ता का पतन हो गया। ठीक, अब कलकत्ता को पुनर्प्राप्ति के लिए अंग्रेज क्या कोशिश करते हैं इसको हम लोग बाद में देखते हैं, जरा पहले इसके बारे में जाने। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि हम यहां कह सकते हैं नवाब द्वारा कलकत्ता पर अधिकार, कलकत्ता मने फोर्ट विलियम, क्योंकि सत्ता यही निवास करती थी। कलकत्ता पर अधिकार नवाब द्वारा कलकत्ता पर अधिकार कर लिया गया और कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद उन्होंने इसका नाम रखा अलीनगर तथा कलकत्ता का नाम नवाब ने अलीनगर रख दिया। अलीनगर ये तथा जेड हालवेल, जेड हालवेल के नेतृत्व में
जेड हालवेल के नेतृत्व में 146 स्त्री, पुरुष, बच्चे गिरफ्तार हुए और उन्हें फोर्ट विलियम के एक कमरे में बंद कर के एक कमरे में बंद कर नवाब मुर्शिदाबाद वापस आ गए। मुर्शिदाबाद ये नवाब की राजधानी थी, वापस चले गए। ये घटनाएं 1756 की हैं। इसके बाद जो अगली घटना घटती है वो है कि कलकत्ता पर अंग्रेजों की पुनर्प्राप्ति। इसके लिए मद्रास मुख्यालय एक्शन में आई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में एक व्यक्ति प्रसिद्ध हो चुके थे, उनका नाम था क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों की सेना में प्रारंभ में एक क्लर्क थे, किरानी। और कर्नाटक युद्ध के दौरान जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़ा जा रहा था तो उन्होंने फ्रांस के तरफ से गवर्नर और सेनापति डुप्ले को एक युद्ध में करारी मात दी थी। डुप्ले का पतन हो गया, यहीं से क्लाइव का उदय हुआ। इसी क्लाइव से अंग्रेज मुख्यालय ने कहा, यदि आप बंगाल को जीतने में कामयाब होंगे तो आपको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। क्लाइव के साथ एक जल सेनापति वाटसन को भी रख दिया गया। जल सेनापति वाटसन उनके साथी हुए और इस तरह से क्लाइव आगे बढ़ते हुए, देखिए मद्रास से आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बिल्कुल एकदम नीचे, मद्रास से आगे बढ़ते हुए वाया आंध्र प्रदेश, उड़ीसा को पार करते हुए कलकत्ता के समय पहुंच गए और कलकत्ता पहुंचकर उन्होंने बजबज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। बजबज बंदरगाह पर अधिकार करने से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला भयभीत हो गए और भयभीत होकर के उन्होंने अंततः संधि वार्ता चलाई और संधि हुई कहां? कलकत्ता में। इसे अलीनगर की संधि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नवाब ने कलकत्ता को जीतकर उसका नाम अलीनगर रख दिया था, अलीनगर। तो इस तरह से यहां अलीनगर की संधि हुई। तो इस प्रकार जब अलीनगर की संधि हुई तो उसमें क्लाइव ने जितनी शर्तें रखी नवाब ने सब मान ली। जैसे उन्होंने शर्त रखी क्लाइव ने कि नवाब हमें कलकत्ता वापस कर दिया जाए, तो आराम से नवाब ने मान लिया, कलकत्ता वापस हो गया। उन्होंने कहा हमारे अंग्रेजी सिक्के कलकत्ता में चलने चाहिए, वो भी चलने लगा। उन्होंने कहा आप लोगों से संबंध नहीं रखेंगे, नवाब ने कहा ठीक है नहीं रखेंगे, आप भी फ्रांसीसी बस्तियों पर कोई बेवजह का आक्रमण मत कीजिएगा। ठीक, इसमें यह भी अंत में शर्त रख दी गई कि जब क्लाइव ने नवाब से कहा युद्ध में हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए आप युद्ध में हार जाना दें। हाँ, यह भी कहा कि हुजूर वैसे आप जब चाहें, जितनी किस्तों में चाहें उतनी किस्तों में हमें आप हर जाना दें, लेकिन हमें आप युद्ध का हर जाना दें। नवाब ने यह भी मान लिया कि ठीक है अंग्रेजों को युद्ध का हर जाना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अंग्रेजों को कलकत्ता फिर से प्राप्त हो गया, वहां उन्हें वर्चस्व भी प्राप्त हो गया, फोर्ट विलियम पर अधिकार हो गया, उनके सिक्के चलने लगे और नवाब ने हरजाना देने की बात भी मान ली। इतनी बातें हो गई। यहीं पर क्लाइव ने समझ लिया कि नवाब सिराजुद्दौला बहुत कमजोर इंसान है। किसी बात का तो कम से कम उन्होंने किसी भी बात को नकार दिया होता, कहीं से तो शक्ति का पता चलता कि नहीं बहुत हो गया, आप लोग ज्यादा ही शर्तें रख रहे हैं, हम इस बात को नहीं मानेंगे। कहीं से तो ऐसा हुआ होता? बिल्कुल नहीं। सारी शर्तें मान ली तो लग गया, बड़ा कमजोर आदमी है। तो इस तरह देखिए नवाब वापस चले जाने के बाद जो घटनाएं होती हैं वो है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की पुनर्प्राप्ति। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की पुनर्प्राप्ति, पुनः प्राप्ति हुई कलकत्ता की, और किसके नेतृत्व में हुई? लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की जो पुनर्प्राप्ति हुई लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में ये हुई।
लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों को कलकत्ता फिर से मिला। इसके लिए हुई अलीनगर की संधि। अलीनगर अलीनगर की संधि हुई, और अलीनगर की संधि का मतलब है कलकत्ता की संधि। क्यों? क्योंकि नवाब ने कलकत्ते पर अधिकार करके उसका नाम अलीनगर रखा था, तो अलीनगर की संधि हुई। किसके किसके बीच? ये हुई क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। इस संधि में ये दोनों लोग शामिल थे। क्यों? क्योंकि बजबत बंदरगाह पर अधिकार कर लिए जाने के बाद नवाब बुरी तरह डर चुके थे। उन्होंने संधि का प्रस्ताव किया। आखिरकार क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच संधि हो गई। इसके परिणाम स्वरूप परिणाम क्या हुआ इसका? कलकत्ता अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कलकत्ता अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया, पुनः मिला। इतना ही नहीं, बल्कि नवाब ने युद्ध हर्जाना देना भी स्वीकार किया। नवाब ने युद्ध हर्जाना देना भी स्वीकार किया। ये घटनाएं भी हुई, और यहीं से क्लाइव को नवाब की कमजोरी का पता चला कि बहुत कमजोर इंसान है। और उसके कमजोरी जानने के साथ साथ जो और बड़ी घटना घटी वो थी ब्लैक होल ट्रेजेडी, कालकोठरी घटना। इस कालकोठरी घटना ने तो इस क्लाइव के मन को और भी बढ़ा दिया। ठीक, आइए देखते हैं कि कालकोठरी घटना क्या है। ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी कालकोठरी की घटना। ये है 20-21 जून। कालकोठरी घटना क्या है? 20-21 जून 1756। इस कालकोठरी घटना की कहानी गढ़ी थी। इसकी कहानी जेड हालवेल के द्वारा गढ़ी गई। जेड हालवेल, ये जेड हालवेल ने इसी समय एक झूठी कहानी गढ़ी थी। और झूठी कहानी क्या गढ़ी कि जिस समय नवाब ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, इस कलकत्ते पर अधिकार करने के बाद उन्होंने लगभग 146 स्त्री पुरुष बच्चों वृद्धों को फोर्ट विलियम के एक कमरे में बंद कर दिया। और उसमें बंद करने के बाद वे वहां से चले गए। भारी गर्मी, उमस और दम घुटने के कारण स्थिति कुछ इस कदर हुई कि 23 लोगों को छोड़कर लगभग 123 लोग इस दुर्घटना में मारे गए। बचने वालों में से जेड हालवेल ने खुद को भी एक बताया कि मैं भी उसी में से एक हूं। और ऐसी परिस्थिति में कहा जाता है कि क्लाइव इससे और क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर उसने नवाब सिराजुद्दौला से बदले लेने की बात की कि हम इनसे बदला लेंगे। हालवेल ने समझाया कि नवाब इतना भी कमजोर नहीं कि आप उससे हंसी हंसी खेल खेल में बदला ले लें। आपको बाकायदा युद्ध की एक तैयारी करनी चाहिए, नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचना चाहिए। और यहीं से नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र की घटना शुरू हुई। ध्यान रहे, नवाब के विरुद्ध जो षड्यंत्र की घटना शुरू हुई उसमें हालवेल, वाटसन और क्लाइव ने रात के समय नवाब के विरोधियों से मुलाकात की। नवाब के विरोधियों में बहुत से लोग थे, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। मौसी घसीटी बेगम, पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, या बंगाल सेना के सेनापति मीर जाफर, अमीन चंद, फतेह चंद और जगत सेठ, ये सारे लोग नवाब के विरोधियों में से थे। और क्लाइव ने इसमें से सबसे ज्यादा उपयोगी पाया मीर जाफर को। मीर जाफर को उन्होंने युद्ध में नवाब को धोखा देने के बदले बंगाल के अगला नवाब बना देने का वायदा करके उसे अपनी ओर मिला लिया। इस प्रकार नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र संपन्न हो गया।
यानी मीर जाफर इसके लिए तैयार हो गए कि वे युद्ध में नवाब से धोखा करेंगे और युद्ध में नवाब से धोखा करने के बाद युद्ध में उन्हें मार दिया जाएगा, उसके बाद मुझे नवाब बना दिया जाए। इसके लिए वो तैयार हो गए। पूरी तरह से इस षड्यंत्र को अंजाम देने के बाद अंततः एक झगड़ा खोजा गया। और झगड़ा क्या था? क्लाइव ने कुछ ही समय बाद बंगाल में फ्रांसीसियों की बस्ती चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया और ये अलीनगर की संधि का उल्लंघन था। अर्थात नवाब ने उनसे प्रश्न किए कि आपने चंद्रनगर नामक बस्ती जो फ्रांसीसियों की है उस पर आक्रमण कर दिया है, ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन उनकी सारी बातों को उलट दिया क्लाइव ने और आखिरकार दोनों लोगों के बीच तलवारें खींच गईं और दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी हुई। दोनों तरफ की सेनाओं का मुकाबला हुआ प्लासी, और यहीं से पृष्ठभूमि बनती है प्लासी 1757 का युद्ध। ठीक, ये बंगाल के नवाब अंग्रेज में एक अहम चीजें हैं। और जेड हालवेल ने जो कहानी गढ़ी उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। हालवेल ने कहानी गढ़ी थी और ये कहानी क्या थी? उसने कहा था कि 146 स्त्री पुरुष बच्चे, यही ना, 146 स्त्री पुरुष एक अंधेरे कमरे में बंद किए गए। अंधेरे कमरे में बंद कर, यहां एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिए गए। इसमें से अगले दिन तक 123 लोगों की मौत हो चुकी थी। अगले दिन तक 123 लोगों की मौत हो गई थी। ये बचे 123, बचे 23 में से हालवेल ने खुद को भी एक बताया, स्वयं को भी एक। उसने बताया कि मैं भी उसी में था, ये इन घटनाओं को मैं चश्मदीद गवाह हूं। स्वयं को भी उसने एक बताया। अतः नाराज क्लाइव ने नवाब से बदला लेने की कसम खाई, नवाब से बदला लेने की शपथ ली या प्रतिज्ञा की। ठीक, और यहां से शुरू होता है नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। पिछले स्पीच में हमने आप लोगों को बताया कि किस तरह से इन लोगों ने षड्यंत्र को अंजाम दिया। विरोधी तो नवाब के बहुत थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मीर जाफर हुए। सबसे महत्वपूर्ण मीर जाफर। मीर जाफर हुए। उन्हें युद्ध में नवाब को धोखा देने के बदले, बंगाल का अगला नवाब बनाने की लालच देकर अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया। अपनी ओर मिला लिया। ये घटना देखिए, प्लासी की पृष्ठभूमि होती है, अपनी ओर मिला लिया। ठीक, और यहीं से घटित होती है प्लासी का अगला युद्ध। ठीक, आइए हम लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, और ये है
1757। ठीक, प्लासी का युद्ध 1757, 20 जून 1757 में ये प्लासी का युद्ध घटित हुआ था। और प्लासी के इस युद्ध में नवाब को बहुत धोखा मिला। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग जान लें प्लासी के युद्ध का कारण। क्या कारण था इसका? अंग्रेजों द्वारा चंद्रनगर चंद्रनगर की फ्रांसीसी बस्ती पर कब्जा। फ्रांसीसी बस्ती पर कब्जा, यही कारण था इसका। इसलिए इतनी दोनों सेनाएं प्लासी के मैदान में आमने सामने होती हैं। और घटनाएं, प्लासी के युद्ध के दौरान घटनाएं देखिए। ये प्लासी बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी यानी गंगा नदी के तट का एक गांव है। यहाँ दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने हुई। युद्ध में मीर जाफर ने अपने नवाब को बहुत धोखा दिया, अर्थात लड़ाई शुरू होने के बाद उसने अपनी सेना को युद्ध का कोई आदेश नहीं दिया और अंग्रेजों की तरफ से लगातार गोलीबारी चल रही थी। ऐसी परिस्थिति लगातार बनी रही। आखिरकार नाराज होकर के लालमोहन तथा मीर मर्दान नाम के दो नौजवानों ने युद्ध का मोर्चा संभाला, लेकिन अकेले आगे बढ़ जाने के कारण वे जल्दी ही युद्ध में मारे जाते हैं। इन लोगों के मारे जाने के बाद नवाब ने आगे बढ़कर के मीर जाफर से मुलाकात की और युद्ध न किए जाने का कारण पूछा, लेकिन उसने भी गोलमोल उत्तर दिया और घबरा करके नवाब अपने राजमहल की तरफ भागे। लेकिन मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उनका पीछा किया और राजमहल पहुंचने से पहले ही उन्हें घेर लिया तथा उनका कत्ल करवा दिया, उनका सर कलम कर दिया। जंग मैदान में ही मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब घोषित कर दिया गया। इस प्रकार प्लासी एक धोखेबाजी की स्थिति बना करके प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। तो इस तरह से घटनाएं जो इसमें होती हैं वो ये है। पहली घटना कि नवाब के सेनापति का युद्ध में धोखा, पहली घटना। दूसरी घटना, मीर मर्दान और लालमोहन जैसे दो नौजवानों ने आगे बढ़कर युद्ध किया। आगे बढ़कर युद्ध किया किंतु मारे गए, इसी में और भी घटना घटी। तीसरा, घबराकर नवाब अपने महल की तरफ भागे, लेकिन मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उनका कत्ल कर दिया। मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उनका कत्ल कर दिया। चौथी घटना वहीं घटती है और वो है मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब घोषित कर दिया गया।
अगला नवाब घोषित कर दिया गया। ये है प्लासी की घटना। और इस तरह से आप देखेंगे बड़े ही धोखेबाजी से अंग्रेजों ने क्लाइव के नेतृत्व में ये युद्ध जीत लिया। और इस युद्ध के जीत जाने के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में किंग मेकर हो गई। जिसको चाहे उसे सत्ता में स्थापित करे, जिससे चाहे उसे हटाए। जैसे देख रहे हैं मीर जाफर सत्ता में आए, मीर जाफर के कुछ समय बाद मीर जाफर को हटा के उनके दामाद मीर कासिम को सत्ता में लाया गया, मीर कासिम को फिर हटा के मीर जाफर को लाया गया। इस तरह से अब वे अंग्रेज क्लाइव के नेतृत्व में अब यहां बंगाल में किंग मेकर हो चुके थे। तो देख रहे हैं इस तरह से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। देखिए मीर जाफर के समय क्या क्या घटनाएं होती हैं। मीर जाफर ये 1757 से 1760 तक सत्ता में थे। ये ठीक, 1757 से 1760 तक के सत्ता में है मीर जाफर। विद्यार्थियों, मीर जाफर जब सत्ता में आते हैं तो उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों को अपने नवाब बनाए जाने के नाते 50 लाख रुपए प्रदान किए सेना में बांटने के लिए। 50 लाख रुपए। क्लाइव को 2,40,000 की एक व्यक्तिगत थैली दी गई, रुपयों की थैली 2,40,000। और इतना ही नहीं, क्लाइव को 24 परगना की व्यक्तिगत जागीरदारी भी दी गई। अर्थात क्लाइव 24 परगना के व्यक्तिगत जागीरदार बन गए। इस प्रकार अंग्रेजों को ढेर सारे रुपए पैसे देकर के मीर जाफर ने अपनी सत्ता को मजबूत बनाने की कोशिश की। लेकिन ध्यान रहे कि यहां बेईमानी बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। इसका कारण क्योंकि दो बेईमानों के बीच लंबे समय तक पड़ती ही नहीं, ईमानदारों के बीच तो युगों युगों तक पड़ती है। अंग्रेज भी महत्वाकांक्षी, मीर जाफर भी महत्वाकांक्षी, दोनों महत्वाकांक्षी थे और दोनों बड़े बेईमान थे। इसलिए इन लोगों में लंबे समय तक पटने का कोई सवाल ही नहीं था। एक सबसे बड़ा कारण आर्थिक था। अंग्रेजों से क्योंकि भारत में लगातार कहीं न कहीं से युद्ध चल रहे थे और लगातार युद्ध चलते रहने के कारण ऐसी स्थितियां आई कि उनके पास पैसे जब भी कम पड़ते थे तो उन्होंने एक तरकीब निकाल लिया, मीर जाफर के यहां पहुंच करके उनसे पैसे ले लेते थे। इतिहासकारों ने लिखा कि अंग्रेज मीर जाफर को रुपयों की बोरी समझते थे, जब चाहा जी भर हाथ डाल के पैसा निकाल लिया। लेकिन अंग्रेजों को इतना अधिक धन चाहिए था जिसकी भरपाई अंततः मीर जाफर नहीं कर पाए। अर्थात अंग्रेजों को धन देते देते मीर जाफर का खजाना चौक गया। आखिरकार वे धन देने से इनकार कर दिए तो अंग्रेजों ने उन्हें उनके पद से हटा दिया और आखिरकार मीर जाफर को अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में अपना राज सिंहासन त्यागना पड़ा। यह घटना हो गई अब किंग मेकर की, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब ऐसी स्थिति में यहां किंग मेकर थी। तो घटनाएं जो घटती मीर जाफर के समय, ये देखिए कि मीर जाफर ने क्लाइव को अपनी सहायता के बदले क्लाइव को अपनी सहायता के बदले 24 परगने की जागीर, 24 परगना ये वहां एक जिला है, 24 परगना की जागीर दी। 24 परगना की जागीर प्रदान की। 2,40,000 की व्यक्तिगत थैली भेंट की। 2,40,000 की व्यक्तिगत थैली, मतलब इसमें से किसी को बांटना नहीं था, व्यक्तिगत थैली भेंट की। तथा सेना को 50 लाख रुपए प्रदान किए। ₹50,00,000 सेना को प्रदान किया गया। इस तरह से खूब पैसे बांटे इसने।
एक घटना ये भी बताई जाती है कि 24 परगना में मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। 24 परगना में क्लाइव का गीदड़ कहे जाते थे ये मीर जाफर, जबकि बंगाल के नवाब बन चुके थे। तो 24 परगना एक विचित्र स्थान बन गया। 24 परगना में मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। ये एक उक्ति है, मेल्सन ने लिखा है कि 24 परगना में क्लाइव को मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ बोला जाता था। घटनाएं बहुत कुछ इस तरह से थी, लेकिन अंग्रेजों की अथाह धन की मांग मीर जाफर पूरा न कर पाए। पूरा नहीं कर पाए। मीर जाफर पूरा नहीं कर पाए और उन्हें नवाबी छोड़नी पड़ी। परिणाम तो ऐसा होना ही था। ठीक, इनके बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक, आइए देखते हैं कि आखिर मीर कासिम के शासनकाल की क्या क्या घटनाएं हैं। देखिए, मीर कासिम भी लंबे समय तक सत्ता में रह नहीं पाए। यद्यपि अलीवर्दी खां के बाद मीर कासिम सबसे योग्य नवाब थे। इनका शासनकाल 1760 से 1764 तक ये समय है मीर कासिम का। बंगाल के सबसे योग्य नवाब हुए ये। बाद के नवाबों में लिखा जाता है अलीवर्दी खां के बाद ये बंगाल का सबसे योग्य नवाब था। बंगाल के सबसे योग्य नवाब। विद्यार्थियों, इसमें देखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले इसने भी अंग्रेजों को तमाम धन दौलत तो दिए, लेकिन अंग्रेजी राजनीति से दूर रहने के लिए इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन कर दिया। राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटा करके इन्होंने अंततः मुंगेर को राजधानी बना लिया, ताकि कलकत्ता की राजनीति से थोड़ा दूर रह सकें। और मुंगेर में इन्होंने कई तोप, गोले, बारूद इत्यादि के कारखाने लगवाए सेना के प्रशिक्षण के लिए, ताकि सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया जा सके। इन्होंने एक गुरगिन खान नाम के एक आर्मेनियाई को सेना में नियुक्त किया। साथ ही एक मेजर समरू नाम का जर्मन व्यक्ति था, जर्मन मार्शल था वो मेजर समरू, जिनको जर्मनी भाषा में रीन हार्डी कहा जाता था, उन्हें भी सेना में नियुक्त किया गया। तो इस तरह से इन्होंने एक बेहतर ढंग की सैन्य तैयारी भी शुरू की। लेकिन समस्या इनकी यही हो गई, इन्होंने भी दस्तक का दुरुपयोग रोकना चाहा। बार बार अंग्रेजों को इसका संदेश भी भेजा कि सेना की मीर जाफर की तरह हम नहीं है भाई, हम में थोड़ी योग्यता है, इसलिए हम चाहेंगे आप लोग दस्तक का दुरुपयोग ना करें। लेकिन अंग्रेज इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। मजबूर होकर इन्होंने सिराजुद्दौला की तरह कोई कार्रवाई तो नहीं की, हाँ, लेकिन एक काम जरूर किया, इन्होंने आंतरिक कर को ही समाप्त कर दिया। इंटरनल टैक्स जो था उसको समाप्त कर दिया। इसका मतलब कि अगर अंग्रेजों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, तो अब भारतीय व्यापारी, अन्य यूरोपीय व्यापारी लोगों को भी कर देने से मना कर दिया गया, कर की छूट दे दी गई। अब इससे दस्तक का दुरुपयोग नहीं हो पाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का दस्तक बिक नहीं पाता था, जिसे लोग एक कमाई का साधन मान लिए थे। ये सब चीजें अब बिक नहीं पा रही थी। इससे अंग्रेज नाराज हो गए और उन्होंने अंततः मीर कासिम के महल को घेर लिया। लगभग 3 युद्ध, घेरिया, मीरिया और उधनौला, इन 3 युद्धों में परास्त होकर के मीर कासिम अंततः वहां से भाग खड़े हुए और सैन्य सहायता पाने के लिए वे अवध की राजधानी लखनऊ आए, जहां इन्हें एक बड़ा सैनिक गठबंधन प्राप्त हुआ। तो ये मीर कासिम का समय है। मीर कासिम के शासनकाल में जो घटनाएं घटित हुई, इसको हम लोग देख लेते हैं। घटनाएं, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, आइए देखते हैं मीर कासिम में क्या क्या घटित हुआ। तो देखते हैं, पहला नंबर 1, यहां देखेंगे कि
मीर कासिम ने नवाब बनने के बाद नवाब बनने के बाद राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन कर मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर को राजधानी बना लिया। ये लीजिए। ठीक, क्यों? ताकि अंग्रेजी राजनीति से ये दूर रह सके। सबसे बड़ा कारण तो यही था, अंग्रेजी राजनीति से दूर रहने का। उसके बाद उन्होंने सैन्य तैयारी भी शुरू की। ठीक, मुंगेर में तोप, बंदूक, गोला बारूद बनाने का कारखाना लगाया गया, कारखाना लगाया गया। ये और क्या हुआ? गुरगिन खान नामक एक आर्मेनियाई, नामक एक आर्मेनिया के निवासी थे। आर्मेनिया के निवासी को सेना का प्रशिक्षक नियुक्त किया गया। ये हुआ। ठीक, इसी तरह से एक और भी व्यक्ति सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए, सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए से प्रशिक्षित करने के लिए एक जर्मन रीन हार्डी, इनको कहा जाता था मेजर समरू, मेजर समरू को नियुक्त किया गया। ये रहा। ठीक, तैयारी तो इन्होंने बेहतर ढंग से की। ये आर्थिक सुधार भी करना चाहते थे, हालांकि आर्थिक सुधार कर नहीं पाए, समस्या यहीं से खड़ी हो गई। ठीक, आप यहां कह सकते हैं कि मीर कासिम को गद्दी से हटाया जाना। ये रहा। मीर कासिम को गद्दी से हटाए जाने की बात हुई। कैसे? देखिए, इसमें जो है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि मीर कासिम ने दस्तक का दुरुपयोग, दस्तक का दुरुपयोग रोकने की कोशिश की।
दस्तक का दुरुपयोग रोकने की कोशिश की। और आंतरिक कर को समाप्त कर दिया। आंतरिक कर को समाप्त कर दिया, जिससे अंग्रेजों का दस्तक बिकना बंद हो गया। ये अतः उन्होंने मीर कासिम का महल घेर लिया। मीर कासिम का महल घेर लिया। ठीक। अतः मीर कासिम वहां से भागकर सैन्य सहायता प्राप्त करने अवध आए। ठीक। यहां उन्हें सैन्य सहायता मिली भी। ये अवध आए, उन्हें यहां सैन्य सहायता का वचन दिया गया। उन्हें वहां सैन्य सहायता का वचन दिया गया। ठीक। इस सैन्य गठबंधन में अवध के नवाब मुगल बादशाह शामिल हुए। कौन कौन शामिल हुए इसमें? अवध के नवाब तथा मुगल बादशाह इस सैन्य गठबंधन में शामिल हुए। ठीक। और यहीं से पृष्ठभूमि बनती है बक्सर के युद्ध की। ठीक। इस संघ ने कलकत्ता पर आक्रमण करने के लिए हेतु प्रस्थान किया तथा अंग्रेजों ने इस संघ का मुकाबला बक्सर में किया। अतः बक्सर का युद्ध हुआ। ये रहा बक्सर का युद्ध। इस प्रकार आप देखते हैं कि बक्सर के युद्ध की एक बड़ी घटना घटित हुई। बक्सर का युद्ध हुआ और इसमें दोनों तरफ से सेनाएं शामिल हुई। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में लड़ा गया। उधर सेनापति हेक्टर मुनरो होते थे, इधर मुगल बादशाह शाह आलम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के भगोड़े नवाब मीर कासिम, ये तीनों लोगों का गठबंधन था। युद्ध हुआ। छोटी सी सेना की मदद से हेक्टर मुनरो जो अंग्रेज सेनापति बनकर आए थे, उन्होंने इस विशाल सेना को परास्त कर दिया। घटनाएं क्या क्या हुई
घटनाएं हुई कि मुगल बादशाह जंग मैदान में पकड़ लिए गए। सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए अवध के नवाब शुजाउद्दौला जंग मैदान से दूर हो गए। मीर कासिम तो युद्ध के प्रारंभ में ही भाग खड़े हुए, वो भाग ही रहे थे। ये घटनाएं हुई। मीर कासिम वहां से भागे। ऐसा बताया जाता है कि दिल्ली में वे बहुत दिनों तक छुप कर रहे, फिर उनकी गुमनाम मौत हो गई वहीं। और मुगल बादशाह शाह आलम को इलाहाबाद ले जाया गया। वहां उनके ही पूर्वज अर्थात बादशाह आजम अकबर के किले में उन्हें बंद कर दिया गया और तमाम समय तक इधर उधर सैन्य सहायता के लिए भटकने के बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने आगे पहुंचकर कलकत्ता काउंसिल के सामने सरेंडर कर दिया। इस प्रकार 1764 का बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने पूरी तरह से फाइनल, पूरी तरह से जीत लिया। यही घटना इसमें घटित हुई बक्सर के युद्ध में। तो विद्यार्थी आइए हम लोग देखते हैं कि बक्सर का युद्ध क्या क्या घटित हुआ इसमें। बक्सर का युद्ध 1764, इसमें हम लोग इस तरह कर सकते हैं। भारतीय पक्ष एक तरफ, अंग्रेजी पक्ष एक तरफ। ये रहे अंग्रेजों की तरफ से सेनापति थे, सेनापति हेक्टर मुनरो, ये रहे सेनापति। और भारतीय पक्ष में देखें तो इसमें थे मुगल बादशाह शाह आलम, मुगल बादशाह शाह आलम इसमें एक थे। नंबर 2 अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ये देखिए अवध के नवाब शुजाउद्दौला। और तीसरा बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम, ये देखिए बक्सर का मैदान सजा है। ठीक, युद्ध का परिणाम, युद्ध का परिणाम मुनरो ने भारतीय पक्ष को बुरी तरह परास्त कर दिया। बुरी तरह परास्त कर दिया। ठीक, मुनरो ने भारतीय पक्ष को बुरी तरह परास्त कर दिया। क्या क्या घटनाएं हुई? घटना होती है इसमें मीर कासिम युद्ध मैदान से भाग खड़े हुए, भाग गए। ठीक, दूसरी घटना इसी में है। अवध के नवाब सैन्य सहायता पाने के लिए मैदान से हट गए। तीसरा शाह आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें
इलाहाबाद के अकबर के किले में कैद कर दिया गया। कैद कर दिया गया। बाद में उन्हें अकबर के किले में कैद कर दिया गया। ये बक्सर के युद्ध का परिणाम रहा। इस तरह से बक्सर के युद्ध के बाद इसमें एक चीज लिखना होगा, ध्यान रहे कि बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, हम लोगों को इस बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। ध्यान रहे, यहां आप लिख सकते हैं इस समय बंगाल के गवर्नर वेंसीटार्ट थे। ठीक, दूसरा देख लें, बंगाल के नवाब पुनः मीर जाफर। ये भी दो तथ्य है, इसमें ऐसा हुआ था। तो इस तरह आपने देखा कि मीर कासिम के बाद फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसमें जिसमें बक्सर का युद्ध हो रहा था, बंगाल के गवर्नर वेंसीटार्ट थे, क्योंकि क्लायू के जाने के बाद जेड हालवेल को कुछ समय कार्यवाहक गवर्नर बनाया गया और कार्यवाहक गवर्नर बने जेड हालवेल के कुछ समय बाद वेंसीटार्ट को बंगाल का नवाब बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था। और इन लोगों ने मीर कासिम के हटने के बाद फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। तो ये रही आपके लिए बक्सर का युद्ध। आइए अब हम लोग इलाहाबाद की संधि के बारे में पढ़े। ठीक, इलाहाबाद की संधि, ये इलाहाबाद की संधि 1765। विद्यार्थियों, ये बताया जाता है कि 1765 में वे लॉर्ड क्लायू जो बंगाल के पहले नवाब बने थे और रिटायर होकर इंग्लैंड चले गए थे, उन्हें फिर से बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया। 1765 में जब वे बंगाल आए तो उन्होंने सारी स्थितियां अपने अनुकूल पाई, जैसा वे करना चाहते थे वैसी स्थिति उनके सामने थी। इसलिए इन्होंने अलग अलग अवध के नवाब, मुगल बादशाह और बंगाल के नवाब से संधियां की। ठीक, देखिए इन्होंने जो इलाहाबाद की संधि की उसमें पहली संधि इन्होंने मुगल बादशाह से किया। मुगल बादशाह से संधि, ठीक, इनसे जो संधि किया गया उसमें मुगल बादशाह को जो है 26 लाख रुपए प्रदान किया गया। ठीक, 26 लाख रुपए बादशाह को देकर क्लायू ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। ये देखिए 26 लाख रुपए मुगल बादशाह शाह आलम को दिया गया और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी उनसे प्राप्त कर ली गई। अंग्रेजों ने एक काम ये किया। ठीक, देखिए दूसरा काम क्या हुआ, दूसरी जो संधि होती है वो अवध के नवाब से, अवध के नवाब से संधि। इसमें अवध के नवाब को बड़ा नुकसान हुआ। क्यों? अंग्रेजों ने अवध के नवाब से कड़ा मानिकपुर का जो जागीर था इलाहाबाद के समीप ही था, उसे उनसे छीनकर
मुगल बादशाह को दे दिया। गाजीपुर का जो जिला बिल्कुल पूर्व में पड़ता है उसे उनसे छीनकर, अवध के नवाब से छीनकर बनारस के राजा बलवंत सिंह को दे दिया गया। इसी तरह से चुनार का किला अंग्रेजों ने खुद ले लिया और 50 लाख रुपए उन पर युद्ध हर्जाना लगाया गया, यानी अवध के नवाब को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना देना पड़ा। इसके बदले अंग्रेजों ने अवध उन्हें वापस कर दिया। ये इतना बड़ा नुकसान इनको हुआ इनसे जो संधि हुई। और क्या हुआ इसमें कि कड़ा मानिकपुर का क्षेत्र अवध से छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया गया, दे दिया गया। ठीक, नंबर 1। देखिए इसी में नंबर 2 भी है, नंबर 2, और वो है गाजीपुर का जिला। गाजीपुर का जिला अवध से छीनकर, अवध से छीनकर बनारस के राजा बलवंत सिंह को दे दिया गया। बलवंत सिंह को दे दिया गया। ठीक, राजा बलवंत सिंह को दे दिया गया। चुनार का किला अंग्रेजों ने खुद ले लिया। अंग्रेजों ने खुद ले लिया। और चौथा, नवाब को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना देना पड़ा। देना पड़ा बदले में अंग्रेजों ने अवध उन्हें वापस कर दिया। ये रहा। इतने नुकसान के बाद अवध के नवाब को अपना प्रांत वापस हुआ, वापस मिला। ये तो क्लाइव ने मुगल बादशाह और अवध के नवाब से संधि की। अब एक संधि बची थी और वो संधि थी बंगाल के नवाब से। ये देखिए, बंगाल के नवाब से संधि, नवाब से संधि, बंगाल के नवाब से संधि के बारे में जरा ध्यान दें। देखिए, बंगाल के नवाब जो है, क्योंकि मीर जाफर बनाए गए थे और मीर जाफर की मृत्यु के बाद उनके लड़के जो अगले नवाब के रूप में स्वीकार किए गए, उनको अपने संरक्षण में अंग्रेजों ने नवाब तो बना दिया और अंग्रेजों ने उनको नवाब बना करके उन्हें 53 लाख रुपए देने के बदले बंगाल की निजामत प्राप्त कर ली। बंगाल की निजामत प्राप्त कर ली। इसके बाद फिर उनकी सेना भंग कर दी गई। वे पूरी तरह से अंग्रेजों पर निर्भर हो गए और उनके बाद बंगाल के अंतिम नवाब हुए मुबारिक-उद-दौला। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल की नवाबी समाप्त कर दी गई। मुबारिक-उद-दौला को 15,000 रुपए वार्षिक पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया गया, जहां वो रहने लगे। इस प्रकार बंगाल का शासन पूरी तरह अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक, तो इस तरह से देखिए बंगाल के नवाब से जो संधि हुई, उस संधि में क्या क्या चीजें हैं। नंबर 1 इसमें पहला लिखिए या पहला जान लीजिए। ठीक है,
बंगाल के नवाब को नवाब थे नजमुद्दौला को 53 लाख रुपए देकर क्लाइव ने बंगाल की निजामत प्राप्त कर ली। ठीक, बंगाल की निजामत प्राप्त कर ली। नवाब की सेना भंग कर दी गई, यानी अब बंगाल के नवाब सैन्य रूप से पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। ठीक, अगला, बंगाल के अंतिम नवाब मुबारिकुद्दौला हुए। अंतिम नवाब कौन हुए? मुबारिकुद्दौला को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से एक्ट द्वारा हटा दिया गया। बंगाल की नवाबी समाप्त कर दी गई। बंगाल की नवाबी समाप्त कर दी गई। ठीक, इस प्रकार अंग्रेजों ने पूरी तरह से बंगाल पर अधिकार कर लिया। ये रहे बंगाल के नवाब और अंग्रेज। विद्यार्थियों, इस चैप्टर में आपको इतना जो बताया गया, इसके बाद जो अगला चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे उसमें अब आप लोगों को बताया जाएगा कि अंग्रेजी शासन का भारत पर प्रभाव, अंग्रेजी शासन के भारत पर प्रभाव के बाद फिर जन विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, और उसके बाद फिर आएगा 1857 की क्रांति। तो इसलिए विद्यार्थियों, इसमें बस इतना ही। थैंक यू क्लास।